हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है जिसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा। और वो ये सवाल है कि आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग कितनी क्रिप्टो करेंसीज का नाम जानते हैं। बहुत नॉर्मल सा सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है। तो आप लोग को बस कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप लोगों को कितने क्रिप्टो जो करेंसीज हैं उनके नाम पता है। जैसे बिटकॉइन हो गया ना, उस तरीके से बिटकॉइन के अलावा आपको किन किन के नाम पता है ये आपको बताना है। देखते हैं कितनों को यहाँ पे पता है, कितनों को नहीं। बाद में पता होता है तो मैं सबको बताऊंगा। बेसिकली आज का जो आर्टिकल है दोस्तों, 3 आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। पहला जो है वो FTX का फॉल है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये फॉल होता है और क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ये सब। दूसरा बहुत स्मॉल बहुत छोटा सा आर्टिकल है जिसका नाम है परमा क्राइसिस। एक वर्ड है जिससे यहाँ पे वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है 2022 का। उसके बारे में देखने वाले हैं कि क्या है वो वर्ड और क्या मीनिंग है उसकी। एंड लास्ट जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो है दोस्तों G20 समिट के बारे में। जो भी उसके बारे में बातें हैं, क्या एजेंडा है उसका, कैसे होने वाला है, तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा, विद आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा जिससे कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। अब स्टार्ट करते हैं। पर बता दूं मैं आप लोगों को यहाँ पे पहले ही कि आप लोग के लिए ऑफर है, अभी आज तक के लिए वैलिड है। 0% की EMI अवेलेबल है दोस्तों आप लोग के लिए। ओके, 28 नवंबर तक आप लोग के लिए ऑफर वैलिड है CSET का। साथ ही EPFO जो क्लासेस हैं ये भी लाइव हैं, तो आप लोग यहाँ पे जाके फायदा उठा सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है GS के मेंस की, इसका फायदा उठाइएगा। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल है, तो आप लोग इसमें भी खुद को जाके एनरोल कर सकते हैं। हमारा ऐप है कंप्लीट, ये भी लॉन्च हो गया है, जहाँ पे आप लोग लैपटॉप और 2 लाख तक के जो प्राइसेस हैं ये जीत सकते हैं। अब देखिए, आर्टिकल आता है क्रिप्टो लेमन ब्रदर्स मूवमेंट का लेके। यहाँ पर बताया जाता है कि आखिर जो फॉल आया बेसिकली FTX में ये क्या है। मैं आपको बता दूं, बेसिकली एक 30 ईयर ओल्ड मतलब कि 30 साल का एक MIT ग्रेजुएट आप कह सकते हैं लड़का है, जो कि बिलियनर था पर अब खत्म हो गया जैसे ये FTX जो है ये फॉल होता है। ओके, काफ़ी सारे लोगों ने अपने पैसे गंवाए, काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं उन्होंने अपने पैसे डुबा दिए बेसिकली। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ड्रामेटिक सिचुएशन हमें देखने को मिली क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में। क्या ये बात समझते हैं, और समझते हैं कि फिर क्या हुआ था पिछले हफ्ते दोस्तों। जो FTX है, FTX क्या है, वर्ल्ड की सेकंड बिगेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, जहां पे आप कह सकते हैं यूज करते हैं हम लोग क्रिप्टो करेंसी का बाय और सेल। आप लोगों ने सुना होगा BSE है, ओके, और आपका NSE है। ये स्टॉक्स के बारे में बात करता है। जब हम स्टॉक कहते हैं कंपनी के जो स्टॉक होते हैं, सेम गोज थ्रू दोस्तों FTX। ये भी एक तरीके से यही है जहां पे आप कह सकते हैं एक्सचेंज होता है, बाय और सेल होती है, लेकिन किसकी, क्रिप्टो करेंसीज की। ये दोस्तों बैंकक्रप्ट हो जाता है और इसकी वजह से यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं जो कि इसके कॉन्टेक्ट में थे, वो यहाँ पे अपने जो फंड थे इसको विड्रॉ भी नहीं कर पाए। तो बैंकक्रप्ट होते ही लोगों के पैसे जो हैं वो पूरे दिक्कत में आ गए। FTX कोलैप्स होता है दोस्तों, और ये काफ़ी बड़ी बात थी। ओके, जो इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ पे आप कह सकते हैं शॉक लगा। बेसिकली बहुत बड़ी बात है, जो लोग यहाँ पैसा लगा रहे हैं, लोग यहाँ पे आप कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में मैसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके पैसे डूबे या नहीं डूबे ये तो आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे आप कह सकते हैं सिचुएशन आई है जहाँ पे जो आप कह सकते हैं जो बैलेंस है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं इन्होंने बोला कि ये टेक ओवर करेंगे, बट वो भी सिचुएशन अलग आई, वहाँ भी प्रॉब्लम आई। लेकिन इस टाइम पे कोलैप्स होता है ये, और बताया जाता है कि आपको पता है बेसिकली, मैं आपको अगर एक छोटा सा कॉन्टेस्ट दूंगा, तो जो क्रिप्टो करेंसी है ये आप कह सकते हैं 70% तो वैसे ही फॉल में जा रही थी। उसके बाद दोस्तों ये प्रॉब्लम एक और आ गई, तो लोगों का पैसा वैसे भी और डूब गया, और 12% जो है वो और फॉल हो गई 5 दिन के अंदर अंदर। जैसे ये आप कह सकते हैं बात आई कि ये दिक्कत आ गई एक्सचेंज में, तो और कम हो गया। व्हाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं दोस्तों, कैरिन जिन, इन्होंने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंसिस्टेंटली यहाँ पे मेंटेन करता है, आप कह सकते हैं दैट प्रॉपर ओवरसाइट ऑफ करेंसीज दे रिस्क हार्मिंग एवरीडे अमेरिकन। ये बात उन्होंने बोली कि ये प्रॉब्लम देता है, बेसिकली शॉर्ट में यही है, तो इतना ही उन्होंने कहा बेसिकली। FTX का जो कोलैप्स दोस्तों, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आता है पूरी क्रिप्टो की इंडस्ट्री में। लीमन ब्रदर्स का दोस्तों ये मूवमेंट है, इसको बोला गया जैसे कि आप कह सकते हैं जब बैंकरप्सी हुई थी उसी के रेफरेंस बोला जाता है कि जब 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, कुछ उस तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रॉब्लम भी देखने को मिली है। और जो उस टाइम का लीमन ब्रदर मूवमेंट था, वैसे ही क्रिप्टो में आप कह सकते हैं ये मूवमेंट बनता है। क्या और कैसे ये कोलैप्स होता है, देखिए मैं बताऊं आपको, थोड़ा तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है चीजें, लेकिन शॉर्ट में अगर बहुत आसान भाषा में समझाऊं मैं आपको, तो देखिए क्या होता है कि जो FTX के फाउंडर हैं, जिनको हम लोग शॉर्ट में SBM कहते हैं, सैम बैकमैन फ्राइड, ओके, SBM कहूंगा मैं आगे, इन्होंने यहाँ पे फाउंड करी अपनी एक आप कह सकते हैं ट्रेडिंग फर्म जिसका नाम था एलामेडा रिसर्च। ओके, अब देखिए दोस्तों, एलामेडा रिसर्च जो है इसने अपना आप कह सकते हैं ट्रेडिंग फर्म थी जो ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें करती थी। इनके 2 बिजनेस और थे।
अलग अलग बिजनेस पे ये काम करते थे। जैसे कि कॉइन डेस्क हो गया, एक वेबसाइट थी जो कि रिपोर्ट देती थी क्रिप्टो करेंसीज की, और दूसरा तो दोस्तों दी आप कह सकते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल। इस तरीके से ये आता है। देखिए जो एफटीएक्स है, जो एफटीएक्स है दोस्तों, इसने एक्सटेंड किया अपना लोन टू एलामेडा। जो पैसे इन्होंने यहाँ पे कस्टमर से लिए थे उनको यूज किया। बेसिकली मैं आपको बताता हूं, एक कंपनी को बड़ा करने के लिए, ओके, मान लीजिए दो कंपनी है, एफटीएक्स हो गया आपका और एक हो गया आपका आप कह सकते हैं जो ये थी आपकी एलामेडा। तो इन्होंने क्या किया, जो बच्चे बोल रहा हूं मैं, जो व्यक्ति यहाँ पे पैसे लगा रहे थे किसमें, इनके एक्सचेंज में, उसका कस्टमर का पैसा ये लोग यूज करते थे एलामेडा को यहाँ पे ग्रो करने के लिए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि अब इन्होंने क्या किया कि एक जगह का पैसा दूसरी जगह यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस चीज है कि प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बैंक्रप्सी दोस्तों ऐसे नहीं होती है। अगर इनकी ये जो एलामेडा है ये कंपनी डूबी होगी, तो जो कस्टमर यहाँ पैसा लगा रहे थे उनका पैसा डूब गया, इसका क्या मतलब है कि ऑटोमेटिकली एफटीएक्स जो है वो डूब गई। तो कुछ ऐसा हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेसिकली कि क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये आप कह सकते हैं कोलैप्स हो गया। एक जगह का पैसा ये लोग, जो कस्टमर यहाँ पे आप कह सकते हैं अपना एक्सचेंज में यूज कर रहे थे, इसका पैसा जो कंपनी यूज करती थी अपनी दूसरी कंपनी को ग्रो करने के लिए, आप एक तरीके से ये मान लीजिए, बस इतनी चीजें हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट आई। आपको पता है यहाँ पे जो बिनेंस है बेसिकली, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज फर्म है, जो कि एक चाइनीज कैनेडियन आप कह सकते हैं द्वारा बनाई गई है, ओके, इसने भी यहाँ पे आप कह सकते हैं इन बातों में करा, और इस टाइम पे इनकी तरफ से भी काफी कुछ हमें देखने को मिला है। एफटीएक्स जो है दोस्तों, इसके पास पैसों की कमी पड़ गई और ये काफी सारे विड्रॉल्स को नहीं हैंडल भी कर पाए, ओके। एस्टिमेट बताया जाता है कि 6 बिलियन थे दोस्तों 3 दिन के अंदर वो लिए गए थे, और यही है जिसकी वजह से जो एबिलिटी है कस्टमर की कि वो अपना पैसा बाहर निकाल सके, ये प्रॉब्लम में आ गई। जैसे पता लगता है तो लोग अपना पैसा जल्दी जल्दी बाहर निकालने लगे, और जब ज्यादा पैसा यहाँ बाहर निकाला गया तो प्रॉब्लम आ गई और इसकी वजह से वो क्रैश भी हो गया। 8 नवंबर को दोस्तों जो बाइनेंस है इसने बोला कि यहाँ ये प्लान कर रही है कि कहीं ना कहीं बेल आउट करेगी एफटीएक्स को, कि वो कंपनी को खरीद ले बेसिकली। इससे क्या होगा बेसिकली कि जो कस्टमर्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनके फंड्स ऐसा हो जाएगा कि वो पैसे वापस निकाल लेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद यहाँ पे दोबारा से जो बाइनेंस है उसने क्लियर कर दिया कि वो नहीं करना चाहते ऐसा कुछ भी, उन्हें नुकसान हो जाएगा अदरवाइज। तो ये प्रॉब्लम आई थी। अब जो एसबीएम है इनके साथ क्या होने वाला है, देखिए दोस्तों, ये प्लान कर रहे हैं कि आप कह सकते हैं ये अर्जेंटीना चले जाते, लेकिन ये बताया जाता है कि ये इस टाइम पे करंटली इस टाइम पे बहामास जगह पे जहाँ पे एफटीएक्स का जो है ये हेडक्वार्टर है, और ये आप कह सकते हैं गिर चुके हैं बेसिकली, इनको लोगों ने घेर लिया अपनी तरफ से कि सबका पैसा तो अब चाहिए, लोगों ने पैसा लगाया है तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि उन्हें वापस मिले। तो ये चीज हो गई है। देखिए क्या ऐसा है कि जो आप कह सकते हैं एसबीएम है ये खुद को एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट करते हैं। देखिए जो 30 ईयर ओल्ड आप कह सकते हैं कल्टिवेट एक इमेज बन के आती है, जहाँ पे ये खुद को दिखाते हैं कि एक ऑल्ट्रिस्टिक बिलियनर है, सेल्फलेसली काम करते हैं लोगों के लिए। लेकिन मैं बताऊं आपको, ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं हेविली डिपेंडेंट थे ऑन द यूट्यूबर्स। क्यों? क्योंकि जो एफटीएक्स का नाम था दोस्तों, ये इनके प्रॉफिट ही आता था एडवर्टाइजिंग से। लोग एडवर्टाइज करते थे, ओके, उनसे नहीं पैसा मिलता था, लोग फिर आके पैसा लगाते थे, तो इस तरीके से इनका पैसा हुआ था। तो इनकी खुद की यहाँ पे नहीं थी, इन्होंने हेल्प ली, एडवर्टीजमेंट की, और हेविली डिपेंडेंट थे दोस्तों ये यूट्यूबर्स पे कि उनके कस्टमर आएंगे और उनके लोग यहाँ पे, उनकी जनता जो है वो ये यूज करते हैं। इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है भारत देश में भी। यहाँ पे जो दो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप कह सकते हैं जो हमारे क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज है, जैसे कि कॉइन स्विच कुबेर हो गया, और दूसरा आपका हो गया कौन सा, कॉइन डेस्क हुआ, डीसीएक्स हो गया। इन दोनों के जो फाउंडर हैं बेसिकली, इन्होंने क्या करा, बेसिकली ट्वीट करा, और ट्वीट करके इन्होंने बताया कि हमारे पास, हमारे भारत देश के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि एक जगह अगर प्रॉब्लम आई है तो लोगों को ये लगता है कि हर जगह वो प्रॉब्लम चल रही है, पर ऐसा नहीं है। भारत देश के अंदर जो हमारे यहाँ पे एक्सचेंज है क्रिप्टो करेंसी के, ये बहुत अच्छे हैं, इनके पास अच्छी चीजें हैं, टेक्निकल बहुत अच्छे हैं ये लोग, इनकी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये धोखेबाजी नहीं करते हैं। तो ये बात आप लोग समझ जाइएगा कि भारत के ये दोनों ही, चाहे आपका कॉइन स्विच कुबेर हो गया, चाहे आपका कॉइन डीसीएक्स हो गया, ये दोनों ही बहुत सही तरीके से काम करते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम के, ओके। अगला वर्ड आता है परमा क्राइसिस। देखिए परमा क्राइसिस जो है इसको बोला गया है कोलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का ही है। अब आपको बता दूं मैं कि नाम कैसे आया, पहले मीनिंग समझते हैं। इसका मतलब है कि एक्सटेंडेड पीरियड फॉर द इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी। जैसे कि आपको पता है कि 2022 जो साल रहा, इसमें आप लोगों ने क्राइसिस देखे, यूके में क्राइसिस देखे आपने, फिर आपने क्राइसिस कहाँ देखे, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्लाइमेट चेंज की दिक्कत आई, इन्फ्लेशन की दिक्कत आई, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है, और स्कैंडल आते हैं जहाँ कानून तोड़े जा रहे हैं, लॉकडाउन की जो पार्टीज हैं कंटिन्यू करती हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आई हैं। अब मैं बता दूं आपको, एक ऐसा पीरियड जहां पे इनसिक्योरिटी बढ़ी रहे, स्टेबिलिटी बढ़ी रहे, तो वहां पे आप कह सकते हैं उस टाइम पे हम लोग यूज करते हैं परमा क्राइसिस का पीरियड। तो ये एक तरीके से परमा क्राइसिस का ही पीरियड रहा था और इसलिए इसको यूज किया गया था। कॉलिन वर्ड ऑफ द ईयर अगर हम लोग बात करें 2000 आप कह सकते हैं लास्ट ईयर, मतलब 21 का एनएफटी था, नॉन फंजेबल टोकन, और 2020 में दोस्तों लॉकडाउन था। तो आप लोग मान लीजिएगा कि किस तरीके से दोनों ही, मतलब 2020 में लॉकडाउन, 21 में एनएफटी, और अब
जो 2022 है इसमें आपका परमा क्राइसिस बढ़ रहा। ओके, समझ में आ गया होगा आई होप आपको सबको कि परमा क्राइसिस क्या है और क्यों से चुना गया है। अब आता है दोस्तों हमारा आज का लास्ट आर्टिकल, दैट इज G20 समिट। तो मैं बता दूं आप लोग को, जो आप कह सकते हैं पूरे दुनिया भर के 20 यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट्स वाले साथ मिलते हैं, मेजर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे जितनी एडवांस और इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं ये साथ में मिलती हैं, बैठती हैं और डिस्कस करने वाली हैं 2 दिन की समिट की मीटिंग में, जो कि होने वाली है। ओके, जो कि आप कह सकते हैं बाली में आज होगी बेसिकली। अब तक तो 17th एनुअल दोस्तों यहाँ पे समिट रहने वाली है, जहाँ पे मीटिंग्स की जाएगी हर एक तरह के बारे में। मिनिस्ट्रियल मीटिंग है दोस्तों ये, काफ़ी सारे वर्किंग ग्रुप जो हैं वो साथ मिलकर काम करते हैं, और पिछले आप कह सकते हैं साल में भी कुछ की प्रायोरिटीज एरियाज में इन्होंने डिस्कशन भी करा था। तो सेम दोस्तों इस बार भी जाने वाला है। एक और दोस्तों एट द एंड ऑफ द मीटिंग दोस्तों यहाँ पे जो इंडिया है वो को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और कहीं ना कहीं वो बोला जा रहा है कि जो 18th होने वाली है, 17 मतलब कि जो अगले साल की होने वाली है, ये भारत होस्ट करने वाला है और भाई भारत में होगी। इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो चार्ज है बेसिकली इसका G20 की प्रेसिडेंसी का, ये भारत को मिलेगा। एजेंडा क्या था दोस्तों 2022 का? तो पहला था एजेंडा ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर। इसका मतलब ये हो गया कि जितने यहाँ पे हम लोग स्ट्रेंथ कर सकते हैं ग्लोबल हेल्थ को, उस पर रिलेटेड जो बातें हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। इक्विटेबिलिटी को, जो रिस्पॉन्स है क्राइसिस का, उसके बारे में बात करी जाएगी। दूसरा दोस्तों एजेंडा ये है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब हो गया कि जिस तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं डिजिटलाइजेशन बढ़ता हुआ जा रहा है, ग्लोबल जो इकोनॉमी पे बेसिकली उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में डिस्कशन होने वाला है। एंड थर्ड दोस्तों इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। जिस तरीके से आप लोग को पता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे अगर इसी हिसाब से हम यूज़ करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में भी सोचना चाहिए, क्लियर एनर्जी सोर्स के बारे में सोचना चाहिए, जिससे कि जो बाकी एनवायरमेंट है उसे भी नुकसान ना हो रहा हो। इसके बाद दोस्तों और भी कुछ यहाँ पे डिस्कस भी करा गया था, जैसे कि अक्टूबर 2021 जो समिट हुई थी रोम के अंदर, वो पूरे तरीके से बात थी ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में, क्योंकि वो पूरे आप कह सकते हैं साल की सबसे खराब इकोनॉमी चल रही थी। G20 कंट्रीज में दोस्तों 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन आती है, 80% वर्ल्ड की GDP आती है और 75% वर्ल्ड का एक्सपोर्ट आता है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF है, उसने G20 कंट्रीज़ के डेटा को दिखाया है, और जहाँ पे बेसिकली उन्होंने बताया है कि G20 पे कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं अफेक्ट हुआ था, आप कह सकते हैं कोविड-19 पेंडेमिक का, और किसने कितना ज़्यादा लॉस किया। इस लिस्ट में दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि भारत का नाम सबसे ऊपर आता है, मतलब कि भारत ने सबसे ज़्यादा लॉस किया है पेंडेमिक के दौरान। अब मैं बताऊँ आपको बेसिकली 4 रीज़न है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं बहुत बड़ा सेटबैक आता है। पहला रीज़न ये है दोस्तों कि जो रशिया का इन्वेजन होता है यूक्रेन पे, उससे ना ही केवल मैसिव जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, पर उसके साथ साथ यहाँ पे जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है ये भी बढ़ जाता है, और कमोडिटीज़ के जो प्राइस हैं दोस्तों ये भी बढ़ जाते हैं। दूसरा रीज़न है दोस्तों, यही जैसे ही इन्फ्लेशन होता है, हाई इन्फ्लेशन हुआ, इसके बाद जो सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया भर के, उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। ओके, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है उनकी एक्टिविटी पे हमें बहुत बड़ा आप कहते हैं डाउनफॉल देखने को मिलता है। थर्ड रीज़न दोस्तों ये है कि जो चाइना है वो आप कह सकते हैं मेजर इंजन बनते हुए आता है, जहाँ पे आप कह सकते हैं क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ में चाइना का बहुत बड़ा रोल है, और चाइना में भी यहाँ पे आप कह सकते हैं रियल एस्टेट का क्राइसिस जो है वो देखने को मिला, और उसकी वजह से भी स्लो डाउन आता है। एंड लास्ट में दोस्तों जो वर्ल्ड इकोनॉमी है ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है जियोपॉलिटिकल रिफ्ट्स की वजह से। टेंशन बढ़ रही है US चाइना के बीच में, और दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के बीच में यहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि आपको बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे UK और यूरो के बीच में भी डिक्लाइन आ गया ट्रेड का। तो ये वो 4 रीजन है जिनकी वजह से हम लोग बता सकते हैं कि आखिर यहाँ पे डाउनफॉल या फिर स्लो डाउन क्यों आता है इकोनॉमीज में। देखिए G20 जो है दुनिया भर की सबसे बड़ी बड़ी इकोनॉमीज का कलेक्शन है बेसिकली, आप मान सकते हैं। तो अगर G20 में ही दिक्कत आती है, इन 20 देशों में दिक्कत आती है, तो मैं श्योर हूँ कि पूरी दुनिया भर में दिक्कत आएगी ही आएगी। अब सॉल्यूशन क्या है? देखिए सॉल्यूशन की बात बताऊं मैं आपको, अगर ये सारे के सारे देश मिल जाएंगे साथ में तो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और बहुत जल्दी भी ग्रो कर पाएंगे। इसको भी रहना चाहिए कि सब मिलके यहाँ पे आएँ, अपनी अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको दिखाएं, और साथ में मिलकर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिनके थ्रू यहाँ पे आप कह सकते हैं हम लोग जो दुनिया भर की इकोनॉमीज़ है इसमें प्राइस की स्टेबिलिटी और कहीं ना कहीं जो डाउन डेट लेवल्स है इसको लेके आ सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगे। सेकेंड दोस्तों हम ये कर सकते हैं कि जो यहाँ पे आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस और इंक्लूसिव रिकवरी करने के लिए साथ में मिलकर G20 को एक्शन लेना चाहिए। ओके, अगर G20 वाले यहाँ पे कहीं ना कहीं ओपन, स्टेबल और एक ट्रांसपेरेंट रूल लेके आएंगे बेस्ड ऑन ट्रेड, तो वो आप कह सकते हैं जो ग्लोबल में शॉर्टेज है गुड्स का, इसको भी मदद करेगा और ओवरऑल यहाँ पे फायदा ही रहने वाला है। अभी जो आप कह सकते हैं हम बाली में समिट रह रही है, बेसिकली इस समिट में ही डिस्कस हुआ था बेसिकली आप कह सकते हैं जो रिकवरी की रिक्वायरमेंट है, एक आप कह सकते हैं मल्टीलेटरल एक्शंस ऑन क्लाइमेट, डेट, टैक्सेशन और पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को लेके ये सब डिस्कशन होना चाहिए। और इसके बाद ही हम लोग को देखने को मिल सकता है कि हमारी जो कंडीशन है ये और ज़्यादा एनहांस हो जाए। ओके, तो
तो आई होप कि अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आखिर क्या है ये और G20 में क्या क्या फायदे रहेंगे अगर एक्शन लिए जाएंगे तब। ओके, आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, और यही था आज का आर्टिकल। थोड़ा लेट हो गया उसके लिए सॉरी, क्योंकि सुबह से आर्टिकल पहले तो अवेलेबल नहीं था, वेबसाइट पे नहीं आया था, उसके बाद मैंने एक पीपीटी बनाई है, इसमें टाइम लग गया। ओके, और मैं आपको बता दूं बेसिकली कि और भी ऐसे आर्टिकल्स आते रहेंगे, आपको बताता रहूंगा मैं। आपकी कोई दिक्कत है, आपके पास कोई सजेशन है, तो आप इसको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।